हेलो दोस्तों, सेंटर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर 2 की, जिसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीडीपी की बात करेंगे, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस की। और ये जो पेपर है 20 तारीख 12 महीना 2021 को ऑनलाइन हुआ था। तो बाकी के हम आने वाली वीडियोस में बाकी के सॉल्यूशन हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बोला गया है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेव वाइगोत्स्की एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। फ्रेंड्स, हम हिंदी में भी इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो वन बाय वन हम इस ऑप्शन को देखते हैं। इट इज़ लीनियर इन नेचर। तो लीनियर तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। द रिलेशनशिप इज स्टैटिक इन नेचर। तो ये भी नहीं बात करता है लेविगोट्स्की के अनुसार। थर्ड ऑप्शन इज लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट। यस, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लर्निंग ऑफन प्रीसीड डेवलपमेंट। यानी कि लेविगोट्स्की बात करते हैं कि लर्निंग के बाद ही डेवलपमेंट आएगा, तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं। लेकिन प्याजे ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के बाद लर्निंग आएगी। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है कि लर्निंग के बाद डेवलपमेंट कब आएगा, ये बात करते हैं वाइगोत्स्की, और डेवलपमेंट के बाद लर्निंग आएगी, ये बात करते हैं प्याजे। तो ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है? सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट हु व्यू process of development as having substantial plasticity through life are likely to emphasize the importance of। यानी कि विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो बात करते हैं हम हेरिडिटी, एनवायरमेंट एक्सपीरियंस, डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि हेरिडिटी से जितना मिलना था वो तो मिल गया है, लेकिन बाकी जो काम करेगा डेवलपमेंट में तो वो काम करेगा आपका एनवायरमेंट और आपके एक्सपीरियंसेस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर टू। यानी कि विकासात्मक प्रक्रिया में अशांतता के क्या मायने हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, नेगेटिव ब्रेक इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, या ए डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड इन द डेवलपमेंट, या इंटरफ्रेंस इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट इमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ, और इसमें बोला गया ऑथोरिटेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग या चाइल्ड रेयरिंग इज बेस्ड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 1 बाय 1 हम इन 4 ऑप्शन को देखते हैं। मेकिंग डिसीजन फॉर चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड के लिए डिसीजन बनाना, तो ये अथॉरिटेटिव में नहीं आता है। नॉट लिस्टिंग टू अ चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको सुनना चाहिए। मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड फ्रॉम द चाइल्ड, यानी कि उनकी जो चाइल्ड की डिमांड आ रही है उसको
पूरा फुलफिल कर दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं है। इंगेज इन जॉइंट डिसीजन मेकिंग वेर एवर पॉसिबल, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बच्चों को डिसीजन में शामिल किया गया है, इंगेज किया जाए, उनको भी मिलाया जाए। तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब संभव हो बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शंस। 4 ऑप्शन हैं, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने हैं, तो 1 बाय 1 हम इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे। एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, एंड 4th ऑप्शन इज सोशल ट्रांसमिशन एंड मैचुरेशन। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है न्यू कॉन्सेप्ट को पुराने कॉन्सेप्ट में ऐड करना, कुछ चेंज किए बिना, मतलब कुछ भी चेंज किए बिना पुराने जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं में न्यू कॉन्सेप्ट को एडिशन कर लेना कहलाता है एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? ओल्ड या एग्जिस्टिंग थिंकिंग में चेंज करके न्यू थिंकिंग बनाना, यानी कि कोई ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल चेंज कर देना और न्यू थिंकिंग बनाना, ये कहलाता है एकोमोडेशन। सोशल ट्रांसमिशन जो ऊपर लिखा गया है ये रिलेटेड है वाइगोड की, जिसको सोशो कल्चर, वाइगोड्स की ने ही सोशो कल्चर थ्योरी दी थी, इसीलिए सोशल ट्रांसमिशन इज रिलेटेड टू वाइगोड्स की, इन्होंने दी थी सोशो कल्चर थ्योरी, सोशो कल्चर थ्योरी वाइगोड्स्की ने दी थी। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में कहा गया है ए 5-year old child was given 10 pebble by her teacher. She put the pebble in different formation. Example, short line, a long line, and a circle. She counted these pebbles repeatedly. Which of the following cognitive schemas is she attempting to attain according to Jean Piaget? यानी एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए, बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वर्त, फिर उसने इन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार ये बच्ची निम्न में से किन संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो ये 4 ऑप्शन फ्रेंड आपके सामने गिवन है। सीरिएशन, ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस, नॉमिनल स्केल या कंजर्वेशन ऑफ नंबर। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स का संरक्षण, यही जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेज हैं जिसको नाम दिया गया है। 4 स्टेजेस में पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि कितने साल से कितने होती है? बर्थ से लेकर 2 साल तक। दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है फ्रेंड्स 2 साल से लेकर 7 साल तक। तीसरी स्टेज को कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है फ्रेंड्स 7 से 11 साल तक। और चौथी और आखिरी स्टेज जो है वो कहलाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इसकी एज होती है 11 से लेकर 15 साल या उससे ज़्यादा तक। कई बुक में ज़्यादा भी लिखी हुई है, तो 11 से जनरली ये होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय। लेव वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से
निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कल्चर टूल या कल्चरल मोड्स या कल्चरल सिग्निफायर्स या कल्चरल डेरिवेटिव। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कल्चरल टूल्स। सांस्कृतिक औजार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पेपर के अंदर आता है ZPD से। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेवागोड्स्की कैन बी फैसिलिटेड थ्रू, यानी कि लेवागोड्स्की के अनुसार समीप विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके, और इसके बाद हम 1 बाय 1 ऑप्शन को देखते हैं। कोलैबोरेटिव डायलॉग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या रिवर्सिबल थिंकिंग या एक्सपोजिटरी लर्निंग। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि कोलैबोरेटिव डायलॉग। ZPD इज द सेट ऑफ एक्शन दैट यू कांट परफॉर्म विदाउट असिस्टेंस, यानी कि ZPD होता क्या है? ऐसे एक्शंस ZPD होता क्या है? ऐसे एक्शंस जो हम किसी के सहायता के बिना या रेजिस्टेंस के बिना परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड एक और ऑप्शन होती है, एक और टर्म आती है MKO, इसकी फुल फॉर्म में मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि इसमें क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर में होता यह है कि कुछ जिनके पास ज़्यादा स्किल होती है या ज़्यादा नॉलेज होती है वो कम नॉलेज वाले को नॉलेज सिखाते हैं। और फ्रेंड एक और टर्म है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये टेम्परेरी हेल्प होती है। इसके फोल्डिंग इज टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चे को। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसको पीछे से पकड़ा जाता है, तो एक तरीके से आपको बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, उसके बाद बच्चा खुद साइकिल चला लेता है। इसी तरीके से हर चीज़ में बच्चों को कहीं ना कहीं टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, परमानेंट हेल्प नहीं दी जाती, जिसी को कहा गया है इसके फोल्डिंग। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब। द स्टेज ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग इज मार्क्ड बाय। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा सुझाई परंपरागत नैतिक के अंतर्गत 5 नैतिकता क्या अंकित करती है? 5 की नैतिकता क्या स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। वन बाय वन ऑप्शन को हम देखते हैं। ए फ्री एग्रीमेंट टू फॉलो ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, ए फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल बाईपास एथिक्स, या लास्ट ऑप्शन है द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। A progressive educator need to be embody which of the following attribute within a classroom? एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। 1 बाय 1 हम ऑप्शन को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। एम्पैथी, फ्रेंड्स देखिए एम्पैथी तो सब में है, यानी कि एम्पैथी तो होगा। पहले में है कंट्रोल, तो कंट्रोल तो फ्रेंड कभी भी नहीं होगा। तो कंट्रोल वाला, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करेंगे तो बच्चा एक तरीके से
घुटन सा महसूस करेगा क्लास में और वो आपसे डिस्कस नहीं कर पाएगा, फिर उसकी लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो कंट्रोल वाला जो जो ऑप्शन है उसको हम पहले ही कट कर देते हैं। अब फ्रेंड इसमें एक ही ऑप्शन बच जा रहा है जिसमें कंट्रोल नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बस सीधा से एम्पैथी होगा, रियलनेस होगा। ये रियलनेस मतलब सच्चाई, और केयर भी होगी बच्चे के लिए। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न अबाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस, यानी कि बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट क्वेश्चन का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं, हमें बताना है कौन कौन सा ठीक है इसमें। अब इंटेलिजेंस जो IQ होता है वो करता क्या है, इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर करता है, बिल्कुल करता है, स्कोर लाता है बच्चों के बीच में। कल्चर बाइज इन टेस्ट ये भी करता है, यानी कि टेस्ट में कुछ बच्चे अच्छे परफॉर्म कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए अलग से टेस्ट बनाएं, उनके लिए हार्ड टेस्ट बनाएं, इस तरीके से कल्चर बाइज हो जाता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट ये भी है ऐसा। और लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, तो लेबलिंग तो होती है कि ये इतना IQ का बच्चा है और ये इतना IQ का बच्चा है। तो यानी कि इसमें 4 ही ऑप्शन ठीक है, इसीलिए 4 ऑप्शन नंबर 2 में मिल जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। एन एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन अ क्लासरूम अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर रेफर टू। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आपका गार्डनर से पक्का पेपर में आता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्व्यक्ति बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने हैं, 1 बाय 1 हम ऑप्शन देखते हैं इंग्लिश में। एबिलिटी टू हैंडल सोशल सिचुएशन वेल, या एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंड रिदम्स ऑफ अदर्स स्पीच, या नॉलेज ऑफ वन ऑन कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, या 4th इज एप्रिसिएशन ऑफ एस्थेटिक एंड ब्यूटी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि नॉलेज ऑफ वंस ऑन कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता क्या है फ्रेंड, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक एबिलिटी होती है जो अंडरस्टैंड करने की दूसरे लोगों की, या सोशल इंटरेक्ट करने की। और इसमें होता क्या है, इसके अंदर इमोशन और दूसरों के इमोशन को समझ पाता है बंदा, और उनसे वो अच्छी तरह जुड़ पाता है। तो इसी को कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। The role of a teacher within the classroom is to encourage children to express which of the following attitude related to gender। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। 4 ऑप्शन है, जेंडर टाइपिंग, जेंडर कॉन्स्टेंसी, अडॉप्टिंग सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल, या जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपको 3 लग रहा होगा, लेकिन 3 नहीं होकर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि सभी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए जेंडर रूढ़िवादियों में लचीलेपन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं आप। 14 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। इन अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट हैव डाइवर्स लर्निंग प्रोफाइल ए टीचर नीड टू। डाइवर्स कहते हैं बहुत दिशाओं में सोचने वाला, सीखने की विविधता में रखने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में एक शिक्षक को। तो ये 4 ऑप्शन है। आइडेंटिफाई नॉर्मेटिव लेवल ऑफ टीचिंग, फाइंड क्रिएटिव वेज ऑफ engaging with diverse learning place of student. 3rd option is create special achievement and remedial sections and do ability grouping within classroom। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा,
find creativity ways of engaging with diverse learning pace of student। यही उनको कर देना चाहिए, यानी कि डाइवर्स लर्निंग जो होती है उसमें बच्चा करता क्या है कि इंगेज होता है और अपनी खुद की क्रिएटिविटी से वो कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखता है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज्ड। निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और इंग्लिश में 1 by 1 हम पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड टीचर with a rational basis for preparing test exam paper, to help teacher plan better and provide supportive non-evaluative feedback to student, to help student develop good test taking skills, to discriminate appropriately between ability level of student। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, टू हेल्प टीचर प्लान बेटर एंड प्रोवाइड सपोर्टिव एंड नॉन एवेल्यूएटिव फीडबैक टू स्टूडेंट। फॉर्मेटिव एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं FA, और एक होता है समेटिव असेसमेंट जिसमें हम कहते हैं SA। फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर के लिए होता है। उस फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर करता क्या है, बच्चे को चेक करता है डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर और उनका टेस्ट लेता है, जिससे टीचर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे का कहाँ वीक पॉइंट आ रहा है। फिर वो अपने मेथड में, अपनी टीचिंग स्टाइल में या अपने लेसन प्लान में वो चेंज करता है। लेसन प्लान में तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन टीचिंग मेथडोलॉजी जो होगा, जो पढ़ाने का जो उसका वे है उसको चेंज करेगा, जिससे बच्चा दोबारा से सीख पाएगा। और ये फीडबैक भी देता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक भी प्रोवाइड करता है डेली बेसिस की जो लर्निंग होती है टीचर को। सबमेटिव असेसमेंट में फ्रेंड होता क्या है, सबमेटिव असेसमेंट एक तरीके का ऐसा असेसमेंट है जिससे बच्चों को नेक्स्ट क्लासेस के लिए प्रमोट किया जाता है। साथ ही साथ सबमेटिव असेसमेंट के थ्रू हम बच्चों को मार्क्स देते हैं और उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको नेक्स्ट हायर क्लासेस में के लिए उनको सबमेटिव असेसमेंट भी किया जाता है। एक तरीके से आपका रिजल्ट के लिए सबमेटिव असेसमेंट किया जाता है। तो ये फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो पेपर में रिपीटेडली बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम सीटेट के और भी पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग डेज में जो हुए थे वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज एम्ड एट, यानी कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1 by 1 हम ऑप्शन को देखते हैं। एजुकेशन इक्वलिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर विद इन अ क्लासरूम। एजुकेशनल इक्वलिटी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर विद इन अ क्लासरूम। दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये पहला और दूसरा ऑप्शन लगभग सेम है, लेकिन इंग्लिश में सेम है। हिंदी में हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है। एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक बच्चों की समानांतर शिक्षा, और यहाँ पर है एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक बच्चों की सामयिक शिक्षा, यानी कि इक्विटी की बात की गई है यहाँ पर, और वहाँ पर ऊपर इक्वलिटी की। तो हम इक्विटी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, इक्विटी की बात की गई है इसमें, और ऊपर बात की गई इक्वलिटी की। तो एजुकेशनल इक्विटी ही हम बच्चों को देंगे बहुसांस्कृतिक में, यानी कि इसमें तो अगर सभी दोनों इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन में सभी को बच्चों को जिसने 1 और 2 ऑप्शन लगाया था उनको सभी को मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर हिंदी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एजुकेशन इक्विटी हम बच्चों को देते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द टीचर ऑफ लर्नर फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव बैकग्राउंड कैन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि
वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, फिर इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं। स्टीरियोटाइप तो बिल्कुल नहीं होगा, स्टीरियोटाइप इसमें आएगा ही नहीं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम, तो फ्रेंड ये सही है, ये इससे इफेक्ट करेगा। और टॉप डाउन करिकुलम, ये भी सही है। करिकुलम बेस्ड ऑन लोकल कल्चर एंड लैंग्वेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। फ्रेंड इसमें स्टीरियोटाइप भी इफेक्ट करेगा, स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता, इसीलिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्रिएटिविटी थिंकिंग इज नॉट, दोस्तों नॉट वाला जो क्वेश्चन होता है ये पेपर में आपको क्वेश्चन गलत करा सकता है, क्योंकि आप नोट ना पढ़कर इसको भूल जाएंगे कि नॉट पूछा गया है, लेकिन बहुत इसीलिए इसको बोल्ड भी किया जाता है। सीटेट के पेपर में नोट को स्पेशली बोल्ड किया जाता है, क्योंकि बच्चे नोट वाले क्वेश्चन में गलती कर देते थे। क्रिएटिविटी थिंकिंग इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हिंदी में देखते हैं, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और हिंदी में इंग्लिश में 1 बाय 1 ऑप्शन को पढ़ते हैं। ओरिजिनलिटी, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी, या कन्वर्जेंट थिंकिंग, या फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग की हम बात करेंगे। क्रिएटिविटी में कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ को सोचना, तो वो कहलाता है डाइवर्जिंग थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो कभी भी बच्चा होना ही नहीं चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा गया था इसीलिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ए चाइल्ड विथ लोकोमोशन डिसेबिलिटी जॉइन अ प्राइमरी स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ फैसिलिटेटिव स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ द चाइल्ड विद इन स्कूल। फ्रेंड यहाँ पर भी नोट पूछा गया है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक गीत विषय असक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ते हैं हम ऑप्शन। प्रोविजन ऑफ एलोकेटिंग क्लास ऑन द ग्राउंड फ्लोर, एम्पैथी बिल्डिंग अमंग पेयर, या एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, या शोइंग सिंपैथी फॉर लैक ऑफ एबिलिटी। दोस्तों जो लोकोमोटर होता है उनको हम ग्राउंड फ्लोर पे ही क्लासरूम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रोवाइड कराते हैं। एम्पैथी तो होती है, एम्पैथी किसी भी बच्चे के साथ रखनी चाहिए हर टीचर को। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि ऐसे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन सिंपैथी का मतलब यह है कि उनको उनके पीछे सहानुभूति रखेंगे, तो सहानुभूति नहीं रखेंगे इसमें बच्चे के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, वो अपने आप को कमतर नापेगा, और जिससे होगा क्या कि वो पढ़ाई में भी वीक होता रहेगा। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। सिंपैथी नहीं रखेंगे, एम्पैथी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। विच if the following strategies would not be facilitative with respect to children with specific hearing disabilities within regular schools? ये 4 ऑप्शन हैं। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन। रिलैक्सेशन इन स्पेसिफिक डोमेन ऑफ लर्निंग वेयर पॉसिबल, या रीजनेबल अकोमोडेशन इन करिकुलम, या कंटिन्यूअल नेगेटिव कमेंट ऑन एरर कमिटेड। दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हम नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे गलत होने पर,
एरर कमिटेड मतलब जो गलती हो गई है या गलती मान ली गई है, इस पर हम नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे क्लासरूम में बच्चों को, या बच्चे भी नहीं करेंगे, तो इसीलिए नहीं पूछा गया था, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और इसमें ये बोला गया है सक्सेस इन स्कूल शुड बी broadened beyond specific academic achievement within school to include, यानी कि स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित ना रखकर व्यापक होना चाहिए, ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन हिंदी में दिए गए हैं, हम इंग्लिश में इन ऑप्शन को पढ़ेंगे और 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग गिवन बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशो इमोशनल कैपेसिटीज एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, या एक्स्ट्रा टेस्ट विच कैन बी डन एट होम, या कॉन्स्टेंट फोकस ओनली ऑन एरियाज वेयर अ चाइल्ड इज वीक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशो इमोशनल कैपेसिटीज एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि बच्चों के हम समाज के साथ साथ उनके इमोशनल के साथ भी हम अटैच रहें, जिससे जो कि एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब तक बच्चा इमोशनली अटैच नहीं होगा एजुकेशन से, वो वेल डिफाइंड या एक तरीके से बेहतर शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैन बी सेड टू हैव बीन अचीव व्हेन अ स्टूडेंट कैन, निम्न में से किस एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। तो पढ़ते हैं हम ऑप्शन। रिकॉल इन्फॉर्मेशन गिवन करेक्टली, राइट डाउन इन्फॉर्मेशन करेक्टली, या क्लियरली, रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, या अप्लाई कॉन्सेप्ट लर्न टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो फ्रेंड यही है, हम एजुकेशन इसलिए ही कराते हैं ताकि रियल लाइफ बच्चा कनेक्ट कर पाए और अपनी रियल लाइफ से उसको जोड़ पाए, रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए कोई भी स्टडी को। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, अप्लाई कॉन्सेप्ट लर्न टू रियल लाइफ सिचुएशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। टू एनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, इट इज क्रिटिकली दैट दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू, यानी कि बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए ज़रूरी है उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। तो ये 4 ऑप्शन हैं, 1 बाय 1 ऑप्शन को पढ़ते हैं। डू एक्सपेरिमेंट ओनली इन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब इन द टेक्स्ट बुक, या डिस्कवर कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, या टेक एक्स्ट्रा ट्यूशन वेरेवर नेसेसरी, या लर्न प्राइमरी थ्रू ऑडियो विजिबल एड। दोस्तों इसमें जो बात की गई है प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक के ही थ्रू हमें पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, या टेक ट्यूशन्स की तो बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और ऑडियो विजुअल के द्वारा ही हम या स्मार्ट बोर्ड के द्वारा ही हम पढ़ाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम क्या करेंगे, डिस्कवर अ कॉन्सेप्ट थ्रू इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चा खुद डिस्कवर करेगा। जब जिस ऑप्शन ज़्यादातर ऑप्शन क्या होता है कि जिसमें बच्चा ज़्यादा इंगेज हो या ज़्यादा सीखे या ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, वही हम एजुकेशन में काम करते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन वही सही होगा जिसमें ज़्यादा बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकिंग करे, या खुद से कुछ क्रिएटिव करे, या खुद से डिस्कवरी करे, या बच्चा खुद इंगेज हो, ऐसे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। द एरर दैट चिल्ड्रन मेक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कैन बी, तो ये 4 ऑप्शन है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियाँ करते हैं, तो दोस्तों ये जो गलतियाँ होती हैं ये नेचुरल पार्ट है और इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो देखते हैं क्या मिलता है। यूज टू असर्टेन देयर करंट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, गलतियाँ से हम ये नहीं पता लगाते। रेक्टिफाइड इमीडिएटली विदाउट फीडबैक सो दैट दे आर नॉट रिपीटेड, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत उनको रोक दिया जाए जिससे बच्चा अगली बार कोई कुछ करे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीन एज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे मैंने बात की थी, यानी कि उसको हम नॉर्मल देखेंगे और
कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि गलतियां करने से इंसान सीखेगा, इसीलिए यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और इसमें बोला गया व्हाट इज़ द रोल ऑफ चिल्ड्रन इमोशन इन लर्निंग। 4 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है हिंदी में। हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। इमोशन डिस्ट्रैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लर्निंग एंड देयरफॉर नीड टू बी कंट्रोल्ड। दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कंट्रोल हमें नहीं करना है। देयर नीड टू बी अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, नहीं, ये कनेक्टेड चीज़ें होती है तो ये भी गलत हो जाएगा। इमोशन गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक्सपीरियंस जो आएगा वो एक लर्निंग का पार्ट होगा और उसको लर्निंग प्रोसेस के साथ जोड़कर चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चिल्ड्रन कैन बी इंकरेज टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर्स बाय। बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगम कर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन है। गिविंग रिवार्ड फॉर इंकरेजमेंट। दोस्तों ये रिवार्ड जो देना है ये एक तरीके से इंकरेजमेंट नहीं, डिस्करेजमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि दूसरे बच्चे जिनको रिवार्ड नहीं मिला वो इससे डिस्करेज हो जाएंगे और फिर वो उनसे होगा क्या, वो बच्चे फिर अपने आप को कमतर आकेंगे कि ये बच्चा मेरे से अच्छा है या मैं कुछ नहीं कर सकता। इस टाइप में उनके अंदर नेगेटिव वाइब आ जाएगी, उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी। पनिशिंग दैम टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक। तो पनिशिंग वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक मेक ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव पेनल्टी। और चौथा ऑप्शन आपका है इनकरेज टीचर अटेंशन टू परफॉर्म बाय स्पेशल अचीवर विद इन क्लासरूम। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, यानी कि लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक मेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस विदाउट एनी नेगेटिव पेनल्टी। हमें कोई पेनल्टी नहीं देनी है अगर वो बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे, और हम उनको पेनल्टी दे देंगे तो वो अगली बार गलती करेंगे ही नहीं। मतलब यह है कि वो काम करेंगे ही नहीं जिससे गलती हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सीखना ही नहीं चाहेंगे फिर, और उनके अंदर वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, इंगेज नहीं हो पाएंगे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर देयर इन मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स। निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं। 4 ऑप्शन के बाद हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। लो फियर ऑफ फेल्योर, हाई फियर ऑफ फेल्योर। तो दोस्तों हाई फियर ऑफ फेल्योर वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो तो हम कट कर देंगे। तो ये तो ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गए। पहला सही होगा या तीसरा सही होगा। लो फियर ऑफ फेल्योर, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी या एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि लो फियर ऑफ फेल्योर एंड इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी को हम बढ़ाएंगे, यानी कि क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिंड्रेंस इन इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। हिंड्रेंस कहते हैं रुकावट। निम्न में से किसकी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक्टिव द राइट स्कीमा, रेस्पॉन्स सेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल प्रॉब्लम या एप्लीकेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक और जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि रेस्पॉन्स सेट। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर के पास रेस्पॉन्स सेट की कमी होती है, क्योंकि वे अलग तरीके यानी कि डाइवर्जिंग थिंकिंग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम को सभी होने वाले आउटकम को भी देखने का वो प्रयास करते हैं। तो रेस्पॉन्स सेट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। encouraging student to compete among themselves in the classroom can have the following consequence. Which of these would you perceive to be harmful for children's growth? ये 4 ऑप्शन हैं और इनमें भी पार्ट दिए गए हैं।
हम हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कोई कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के लिए कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? तो ये 4 स्टेटमेंट आपके लिए दी हुई है, हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। हानिकारक कौन से यानी कि हार्मफुल कौन से? इट क्रिएट विनर एंड लूजर विद इन अ क्लासरूम, तो ये तो गलत है, क्लासरूम में विनर और लूजर डिसाइड करना। इट इंक्रीज द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, दोस्तों एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इट कैन क्रिएट स्टार स्टूडेंट विद इन अ क्लासरूम हुज अचीवमेंट कैन बी सोर्स प्राइड फॉर स्कूल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्कूल के लिए स्टार जो स्टूडेंट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वही प्राइड कर रहा है, बल्कि हालांकि सभी बच्चे स्कूल के लिए प्राइड का एक प्राइड है, यानी कि वो सभी बच्चे स्कूल की प्राइड बढ़ाते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट कैन प्रिपेयर स्टूडेंट टू फिट इनटू कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग बेस्ड इकोनॉमिक्स, तो दोस्तों ये भी गलत है, यानी कि हम बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे ताकि वो कंपटीशन में अच्छा कर पाए या मार्केट में वो अच्छा इकोनॉमिक्स में या योगदान दे सके, यानी कि इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है और चारों ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग नीड टू बी मेडिएटेड बाय, यानी कि अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। पर्सनल फिलोसफी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, द नॉलेज रिसीव बाय द लर्नर फ्रॉम द टीचर, द रिक्वायरमेंट ऑफ द करिकुलम geared towards summative assessment, लास्ट ऑप्शन इज बेस्ड प्राइमरीली ऑन व्यूज ऑफ एक्सपर्ट। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि पर्सनल फिलोसफी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द लर्नर, विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। दोस्तों मीनिंगफुल लर्निंग में बच्चा इंगेज हो पाएगा जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है। डाइवर्जिंग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, डाइवर्जिंग थिंकिंग में होता क्या है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा तो डाइवर्जिंग थिंकिंग भी वो कर पाएगा, जिससे किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएगा और डिफरेंट टॉपिक को लॉजिक लगाकर कनेक्ट कर पाएगा, रियल वर्ल्ड से नॉलेज को जोड़ पाएगा, जिसकी बात हमें NCF 2005 बताता है कि हमें एजुकेशन ऐसी देनी है बच्चों को जिससे वो अपने एजुकेशन को या अपनी नॉलेज को रियल वर्ल्ड से जोड़ पाए। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के 30 क्वेश्चन जो हमने इसमें सॉल्व किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहें। आने वाली वीडियोस में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साइंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और लैंग्वेज के जो पार्ट है वो भी हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज हिंदी, और उर्दू हिंदी भी हम सॉल्व करेंगे। और सोशल साइंस के भी हम पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि जो सोशल साइंस का पोर्शन पूछा गया था पेपर 2 के अंदर वो भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, और भी जो सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं वो भी हम जल्दी ही सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका वीडियो में लगातार बने रहने के लिए शुक्रिया।